हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर की। ठीक है, इंडक्शन मोटर से पहले हम दो तीन पॉइंट जो इसके किए थे पिछली क्लास में वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने दो तीन पॉइंट नहीं पढ़े थे। एक तो इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, मीन्स डीसी मोटर की क्षमता। ठीक है, तो हमेशा कभी भी इफिशियंसी की बात करेंगे तो आउटपुट अपान इनपुट की बात करेंगे। ठीक है, और परसेंटेज में ले आने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। बस आप इतना सा ही मतलब समझो कि इनपुट जो दिया वो और आउटपुट जो दिया वो, उन दोनों का रेशियो ही कहलाता है इफिशियंसी। ठीक है, और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, इफिशियंसी अधिकतम होने के लिए जो कॉपर लॉसेस है वो इक्वल टू होना चाहिए आयरन लॉसेस की। अगर ऐसी कंडीशन लगा देते हो आप, ठीक है, जो आपका कॉपर लॉस है उसको आयरन लॉस के इक्वल करा दो तो वो आपका मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। ठीक है, अधिकतम क्षमता के लिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस शुड बी इक्वल। दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट एक ये ध्यान रखना, जो जनरली जो होती हैं, जनरली डीसी मशीन में, जनरली डीसी मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो अप्रॉक्स 50% होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ही आपका पॉइंट छूटा था। ठीक है, आज चलते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है। एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा सिंगल फेज। ठीक है, तो बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3 फेज पढ़ेंगे, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर है क्या। ठीक है, तो पहली चीज तो इंडक्शन मोटर एसी पे काम करती है। एसी मोटर है। कैसी मोटर है? एसी मोटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इससे पहले हमने डीसी मोटर पढ़ा था, डीसी मोटर और एसी मोटर में या फिर इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो डीसी मोटर में होता है उसमें आपने देखा होगा, एक तो फील्ड वाइंडिंग होता था और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसमें भी होता है फील्ड और आर्मेचर, बट इन दोनों को डीसी सोर्स देना पड़ता है। क्या? डीसी सोर्स मीन्स डीसी इनपुट देना पड़ता है। जबकि जबकि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके सिर्फ फील्ड वाइंडिंग पे, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग पर ही इनपुट सप्लाई देनी पड़ती है। इनपुट सप्लाई देनी पड़ती है। तो बात ये समझ लेना कि इसमें जो आर्मेचर था, देखो ध्यान से, यही कंस्ट्रक्शन था ना भाई डीसी मशीन का। यही था ना, ये आपकी फील्ड थी। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर था। ठीक है, फील्ड में डीसी सप्लाई देनी पड़ती थी और आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई देनी पड़ती थी। ये आपको उसमें बताया गया था। ठीक है, डीसी मोटर में। जबकि इंडक्शन मोटर में ये चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या की जाती है, फील्ड को ही दी जाती है, एसी सप्लाई। ठीक है, अगर एसी सप्लाई देंगे तो हम केवल और केवल फील्ड को देंगे, आर्मेचर को नहीं देंगे। अब आर्मेचर में कैसे आएगा, इसमें वोल्टेज या करंट कैसे आएगा, तो इसके थ्रू आएगा, इंडक्शन के थ्रू। मतलब इसमें दे देंगे, इसमें अपने आप आ जाएगा। इसकी वजह से इसमें इसमें आ जाता है वोल्टेज या करंट और टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क मतलब बताया था ना आपको, एक तरीके की फोर्स जो कि रोटर को घुमाती है।
ठीक है, जिससे शाफ्ट घूमता है या पुली घूमती है, एक तरीके का बल ही है ये। ठीक है, तो टॉर्क में क्या हो जाता है, टॉर्क यहाँ पे रोटर में जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, इंडक्शन मोटर में। ठीक है, जबकि डीसी मशीन में आर्मेचर और फील्ड दोनों को ही सप्लाई कनेक्ट करके देनी पड़ती थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला डिफरेंस ये है कि इनपुट में सप्लाई देनी पड़ती है फील्ड वाइंडिंग पे, और आर्मेचर पे ऑटोमेटिक इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इस पे आ जाती है, इसीलिए इस मोटर को इंडक्शन मोटर नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि सेम पावर के लिए जो डीसी मशीन होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अगर हम सेम आउटपुट देखें कि भाई 2 किलोवाट या 1 किलोवाट मोटर के लिए, ठीक है, 2 किलोवाट या 1 किलोवाट मोटर के लिए जो किसकी साइज बड़ी होगी, तो डीसी की साइज बड़ी होगी, एसी की साइज छोटी होगी। इसमें एसी का बेनिफिट ये हो जाता है, मीन्स इंडक्शन मोटर का बेनिफिट ये हो जाता है कि काम उतना ही है बट स्पेस कम लेगा, जगह कम लेगी, और पार्ट्स छोटे छोटे लगेंगे, खर्चे कम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आउटपुट पावर के लिए साइज बड़ी होती है, यहाँ पे यही चीज छोटी होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इंडक्शन मोटर में उसी पावर के लिए ध्यान रखना, जैसे 1 किलोवाट की अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 किलोवाट मोटर की, तो इसमें भी 1 किलोवाट मोटर की ही बात कर रहा हूँ, पावर सेम ही रहेगा। ठीक है, बट साइज की बात करेंगे तो डीसी वाली बड़ी होगी और एसी वाली छोटी होगी। दूसरा पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो डीसी मोटर में ये है कि इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड, वैसे फॉर्मूला आपका क्या होता था, ईजी या फिर ईबी इज इक्वल टू 5ZNP/60A, यही था। यहाँ से अगर हम स्पीड की बात कर लें तो स्पीड आपका प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता 1/5 के और ईबी के। ठीक है, ईबी और डिवाइडेड बाई, यहाँ से फाई नीचे ले लो, स्पीड निकालना, बाकी सबको कांस्टेंट करा दो। मीन्स फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि जो आपकी स्पीड है एन, वो प्रोपोर्शनल होती है EB/फाई के। मीन्स फाई ज़्यादा तो स्पीड कम, और फाई कम तो स्पीड ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है। जबकि इसमें जो स्पीड की बात करेंगे तो इसमें जो स्पीड होता है 120F/P के, तो इसमें जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे स्पीड जो होती है, यहाँ पे जो चाल होती है मोटर की, वो फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति है ना, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। जबकि यहाँ पे जो स्पीड होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये था आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो जो चौथा पॉइंट है आपका 4th नंबर, इसकी स्पीड की डायरेक्शन को इजीली आप चाहे लेफ्ट से राइट कर लो या राइट से लेफ्ट कर लो, मीन्स चाहे आप दक्षिणावर्त कर लो, ठीक है, क्लॉकवाइज, या फिर वामावर्त कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो इसकी स्पीड को इजीली चेंज किया जा सकता है, इसकी चलते चलते भी स्पीड, अगर आपने मोटर रोक के सीधा स्पीड इसकी उल्टी कर दी तो आराम से उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ आप, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मोटर को जैसे चाहोगे वैसे घुमा सकते हो। जबकि इंडक्शन मोटर में जो स्पीड होती है वो ईजिली चेंज नहीं की जा सकती है। बस आप इतना ध्यान रखना, ईजिली चेंज का मतलब इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, दिशा की। हाँ, डायरेक्शन इजीली चेंज नहीं की जा सकती। तो इतना पॉइंट आपको कम से कम डिफरेंस के रूप में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एसी मोटर के टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे चाहे इंडक्शन लिखते चाहे एसी लिखते, दोनों ही ठीक था। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन आपकी एसी मोटर ही है। ठीक, और आज हमें जो पढ़ना है वो इंडक्शन मोटर पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं एसी मोटर के वर्गीकरण।
मीन्स टाइप्स, है ना, कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एसी मोटर। ठीक है, तो समझना एसी मोटर के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एसी मोटर के दो टाइप होते हैं, एक तो 3 फेज और दूसरा सिंगल फेज। ठीक है, अब सिंगल फेज और 3 फेज से पहले और एक चीज समझना, एक तो आपकी सिंक्रोनस होती है और एक नॉन सिंक्रोनस होती है। एक नॉन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जिसे आप इंडक्शन के नाम से जानते हो, इंडक्शन मोटर, और दूसरी होती है, दूसरी क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, एक आपकी सिंक्रोनस और दूसरा एक नॉन सिंक्रोनस, मीन्स इंडक्शन। इंडक्शन भी आपके दो प्रकार की होती है, एक तो 3 फेज इंडक्शन, इंडक्शन मोटर, और दूसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये भी दो प्रकार की होती है, एक स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और यहाँ पे जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसमें भी आपके कई टाइप होते हैं। एक होता है आपका है स्प्लिट फेज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरा आपका साइडेड पोल, साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, चौथा आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडक्शन मोटर, फिर आपका रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो कम से कम इतने ही ध्यान रखो। ठीक है, कि इसके समझ लो 5 प्रकार। ठीक है, वैसे एक और होता है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आपको इतनी सिंगल फेज के इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, सैडेड पोल, ठीक है, यूनिवर्सल, रिपल्सन एंड सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये हो गए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स। अब हम बात करते हैं जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरफ मूव ऑन करेंगे। जब ये आपकी पूरी इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगी तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सिंक्रोनस के भी जितने टाइप्स होते हैं डिफाइन करके फिर 1 बाई 1 उसको भी करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, कैसे काम करती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो मोटर होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टेटर और दूसरा रोटर। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे स्टेटर, और रोटर के पार्ट अंदर वाले पार्ट को रोटर कहते हैं, जिससे वो घूमती है मोटर। जैसे आप ये थोड़ा सा समझ लो कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जो पोल्स हैं, ठीक है, ये क्या है समझ लो स्टेटर है, और इसके अंदर ये जो रोटर है मीन्स जो बीच में है बॉल टाइप में शेप में है ना, इसे रोटर बोलते हैं। तो इसमें मोटर में काम क्या कैसे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी मोटर जिसमें हम 3 फेज दें सप्लाई,
3 फेज सप्लाई देते हैं। 3 फेज सप्लाई देने पर यहाँ पे स्टेटर पे एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप बोलोगे। जब 3 फेज दिया गया इंडक्शन मोटर को, तो इसके स्टेटर पर, स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, इसे ही फील्ड वाइंडिंग आप बोलते हो ना, फील्ड वाइंडिंग पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई या डेवलप हो गई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, जिसकी जो स्पीड होती है वो होती है ns = 120 F/T, ठीक है। इस मोटर में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरली कितनी ली जाती है, 50 हर्ट्ज ली जाती है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ पोल्स पे भी ये स्पीड डिफाइन की जाती है। तो यहाँ से इसके स्पीड, अब ये नहीं घूमता है, हाँ, ये ना समझना कि पोल्स घूमते हैं। यहाँ पे घूमता क्या है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जो आपको दिख नहीं सकता, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे पोल्स बदलते हैं। एक बार यन हुआ, फिर यस हुआ, फिर इधर यन हो गया, फिर इधर यन हो गया, फिर इधर यस हो गया, मीन्स अपोजिट रहता है हमेशा, और ये कंटिन्यूटी लगातार करता है। और अगर इसकी स्पीड 1500 RPM है तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार चेंज होगा, 1500 बार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय खड़खड़ा ले, ठीक, तो 1 मिनट में 1500 बार ये घूमेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे ही जो रोटर होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप हुई, इसकी वजह से एक फ्लक्स पैदा हो जाती है, फ्लक्स आ जाती है कहाँ पे, रोटर पे, इसकी वजह से आती है, ध्यान रखना, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर पे एक फ्लक्स पैदा हो जाती है। चूंकि जो रोटर होता है ये शॉर्ट सर्किटेड होता है, ये शॉर्ट सर्किटेड होता है। ये जो रोटर होता है इस पे कंडक्टर लगे हुए होते हैं, और ये कंडक्टर आपस में एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा होगा φ1 और इसके थ्रू जो यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा φ2, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इस रोटर को कट करेंगे, इस रोटर के कंडक्टर को, रोटर पे ये शॉर्ट सर्किटेड होता है और फ्लक्स आ जाती है, तथा ऐसे ध्यान रखना, तथा रोटर के कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब जो चालक है ना, उस पे कंडक्टर को कट करता है। कट मतलब काट के अलग नहीं कर देता, उस पे पड़ता है, और फ्लक्स मतलब कंडक्टर नहीं कट करेगा, ठीक है, फ्लक्स उस पे आएगा और टकराएगा और एक फोर्स डेवलप कर देगा, कंडक्टर को कट करेगा तथा एक करंट रोटर में फ्लो करने लगेगी, बहने लगेगी। समझ में आ रही है बात, ये बहुत बारीक सी चीज है, ठीक है, जिसे आपको समझना पड़ेगा, बहने लगेगी। तो रोटर पे एक करंट डेवलप हो गई। अच्छा, रोटर में कहीं अलग से करंट नहीं दिया था, लेकिन रोटर पे करंट आ गई है। कैसे आई है, यहाँ पे सप्लाई दिया आपने, 3 फेज सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई देते ही यहाँ पे 3 वाइंडिंग होती हैं स्टेटर पे, ठीक है। स्टेटर पे या तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होंगी या तो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 3 फेज सप्लाई देने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर पे एक फ्लक्स आ गया अपने आप, क्योंकि फ्लक्स हवा में चल सकता है, तो यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया, बीच में एयर गैप है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो यहाँ से फ्लक्स इस पे आ गया। अब यहाँ पे फ्लक्स जो आया वो यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर हैं, ढेर सारे कंडक्टर हैं, इनको कट किया, और इनको जैसे ही कट हुआ यहाँ पे एक EMF पैदा हुआ और करंट फ्लो होने लगी, एक वोल्टेज बन गया और इसमें एक करंट फ्लो होने लगी, जिसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे कि रोटर में करंट बहने लगेगी। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गया। और जैसे ही करंट बहने लगेगी, इसकी जो रोटर की स्पीड होगी, सॉरी स्टेटर की स्पीड अगर इस तरीके से है,
तो रोटर का जो फ्लक्स है उसकी स्पीड इसको बिल्कुल अपोजिट होगी। अगर ये क्लॉकवाइज है तो रोटर एंटी क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो रोटर में ईएमएफ डेवलप होगा उसकी जो चाल होगी, उसकी जो स्पीड होगी, वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी अगर स्टेटर क्लॉकवाइज है, और अगर स्टेटर ही एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्लॉकवाइज चलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या चलेगी? करंट की डायरेक्शन, ऐसे ही समझ लो, या फिर फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे ये फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी उसी अकॉर्डिंग इस पे एक बल लगेगा जिसको आप टार्क नाम देते हो, ठीक है। इस पे एक बल लगेगा रोटर पे, इसकी वजह से इसको आप टॉर्क नाम दे दोगे। वो मोटर को चला देगा, उस रोटर को घुमा देगा, और रोटर की स्पीड जो होगी अगर ये क्लॉकवाइज है स्टेटर की तो इसकी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखना स्टेटर की सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही घूमेगी, रोटर ने स्टेटर नहीं घूमेगा, पूरा ऊपर वाला चीज नहीं घूमेगा, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी। और मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्ट को लेके नहीं घूमेगी, वो स्वतः ही यहाँ पे एक बार नॉर्थ पोल जनरेट हुआ तो इधर साउथ हो गया, फिर एक बार इधर साउथ तो इधर नॉर्थ, ऐसे ये चीज चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिक। जैसे ये बल्ब नहीं जलती है टिम टिम वाली, ऐसे ही ये चेंज होता रहता है। और जैसे ही ये चेंज होगा तो यहाँ पे अगर जो भी इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से जस्ट अपोजिट मोटर की डायरेक्शन होगी। बस इतना ही था कि जितना ज़्यादा इस पर सप्लाई दोगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ज़्यादा करंट होगी, ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा टार्क होगी, तो बड़ी मोटर कहलाएगी। समझ में आ रही बात? तो टार्क डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, सप्लाई एंड करंट डेवलप एंड ईएमएफ डेवलप इन द रोटर। इन्हीं सब पे डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे जितना करंट और जितना ईएमएफ पैदा होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉर्क पैदा होगी। टॉर्क ज़्यादा होगी जब यहाँ पे सप्लाई या इसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सप्लाई जो आप दे रहे हो एसी इनपुट वो ज़्यादा दोगी तभी तो मोटर ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा बड़ी होगी फिर, ठीक है, इंडस्ट्रियल मोटर कहलाएगी। यहाँ पे सप्लाई कम दोगे तो मोटर छोटी रहेगी, है ना, कम टार्क पैदा करेगी। तो यही था पूरा वर्किंग, ठीक है। आई होप आपको पूरी ये वर्किंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे संरचना की, ठीक है, कि इंडक्शन मोटर की संरचना कैसी होती है, स्टेटर और रोटर, ठीक है। स्टेटर में क्या क्या लगा होता है, रोटर में क्या क्या लगा होता है, और इनके एक एक पार्ट्स के बारे में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ में ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।